हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की रचना आपका बंटी। यह उपन्यास विधा की रचना है। आपका बंटी, इसमें कुल 16 अध्याय हैं। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कथा है। बंटी, जिसका पूरा नाम है अरूप बत्रा, इनके पिता हैं अजय और शकुन। अजय पुनः विवाह करते हैं मीरा से, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है चीनू। शकुन पुनः विवाह करती है डॉक्टर जोशी से। डॉक्टर जोशी की पूर्व पत्नी प्रमिला है, जिसके 2 बच्चे हैं, अमित और जो। इस उपन्यास के पात्र कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वकील चाचा, दीपा आंटी, वंशीलाल, बहादुर आदि। बाल पात्रों में टीटू, बिंदा, टॉमी और कुन्नी है। यह कहानी बड़ों की होते हुए भी बड़ों से ज़्यादा छोटों पर किस प्रकार का असर डालती है, या पारिवारिक कलह का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बखूबी दर्शाया गया है। तो इस उपन्यास को पढ़ने से पहले हम मनु भंडारी जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आपका बंटी, इस उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हैं, जैसा कि आप पहले से ही जान चुके हैं। भानपुरा मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल सन 1931 को जन्मे मनु भंडारी को लेखन संस्कार पिता श्री सुख संपत राय से विरासत में मिले। स्नातकोत्तर के उपरांत लेखन के साथ साथ वर्षों दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में हिंदी का अध्यापन इन्होंने किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद्र सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही। आपका बंटी और महाभोज आपके चर्चित उपन्यास कृतियाँ हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं 1 इंच मुस्कान, जो कि अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था, तथा स्वामी। ये सभी उपन्यास संपूर्ण उपन्यास शीर्षक से एक जिल्द में भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो पढ़ने के लिए एक ही साथ ले सकते हैं। इनके कहानी संग्रह 1 प्लेट सैलाव, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, प्रतिनिधि कहानियाँ तथा सभी कहानियाँ समग्र संपूर्ण कहानियाँ नाम से एक जिल्द में आपको मिल जाएंगी। एक कहानी यह भी आपकी आत्मकथ्यात्मक पुस्तक है, जिसे आपने अपनी लेख की आत्मकथा कहा है। निर्मला और रजनीगंधा आपकी पटकथा पुस्तकें हैं। महाभोज, बिना दीवारों के घर, उजली नगरी, चतुर राजा, ये आपकी नाट्य कृतियाँ हैं। तथा बच्चों के लिए पुस्तकों में प्रमुख है आसमाता उपन्यास, आंखों देखा झूठ और कलवा कहानी आदि। आपको व्यास सम्मान, शिखर सम्मान, जो कि हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा शब्द साधक शिखर सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आपका निधन 15 नवंबर 2021 को हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लाइन बाय लाइन आपका बंटी उपन्यास पढ़ते हैं। भूमिका के तौर पर ये कुछ 3-4 पेज मनु भंडारी जी ने लिखे हैं। जन्मपत्री बंटी की, मनु भंडारी का वक्तव्य। बंटी के पिता मनु भंडारी को कहते हैं कि जो कहते हैं वही ये बात बता रही हैं। वह बांकुरा की एक सांझ थी। बांकुरा एक स्थान का नाम है। वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फ़ोन आया। तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी।
रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ अर्थात पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। इसलिए तय किया गया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब मंडू भंडारी जी कहती हैं कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि यह गलत होगा। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 1-2 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम भी नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर और नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहमकर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी का उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी की तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घूट तनाव में वह फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगे तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई
एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्र भावुकता भले ही जगह दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य सहमा बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूँकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमा में मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकताओं के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुंदर पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती है, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती है। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी भी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि, संवेदना और सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही
मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र में सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की ही रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रुविगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा। फ्रेंड्स, यहाँ इस उपन्यास में लेखिका यह बताती हैं कि ये तो सारी बातें बड़ों के बीच की हैं, बड़ों की कमियां हैं, बड़ों की गलतियां हैं, बड़ों को सुधार करना चाहिए। इसमें अनायास ही बंटी, जिसका कि नाम है अरूप बत्रा, वह न जाने क्यों पिस रहा है। शायद इसलिए कि वे दोनों लोग अपने हैं, वे दोनों अर्थात माता पिता, कहीं न कहीं वे दोनों लोग सुखी हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं, लेकिन शायद बंटी जीवन भर उस तनाव को कहीं न कहीं झेलता रहता है। तो आगे की कहानियों को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।